कि चाइना और हमारे में विवाद क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे संबंध कैसे हैं। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, हर एक विवाद तो नहीं होता यार, है ना। तो अब हम अच्छे संबंधों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अच्छे संबंधों में मैंने जो विवाद वाली वीडियो बनाई ना, उसी में मैंने एक स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा डालने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो यार अच्छा दिखा दो, हर एक बुरी अच्छी नहीं लगती चीज, है ना। तो उसके लिए पहले ही वीडियो में मैंने पंचशील समझौते को दिखा दिया है और ये भी बता दिया कि जब शुरुआत हुई थी काफी मधुर शुरुआत थी और उसके बाद क्या हुआ, एक पंचशील समझौता हुआ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है। इसे समझने के लिए, यानी जो पहले अच्छे रिलेशन है उसे समझने के लिए आप पहले हमारे चैनल पे आके फर्स्ट पार्ट को देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे स्टार्टिंग हुई थी हमारे संबंधों की और उस टाइम पे कितने प्यारे और मधुर संबंध थे, किसके, हमारे और चाइना के, है ना। समझ के बात को। तो अब मैं थोड़े और अच्छे संबंधों की बात करता हूँ। देखो 1970 के बाद जब चीन का नेतृत्व बदलता है, यानी लीडरशिप बदलती है, तो लीडरशिप बदलने के बाद क्या होता है कि अब वो व्यवहारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दों पे आ जाते हैं, यानी अब व्यापार को बढ़ावा देना शुरू हो जाते हैं दोनों ही देश, है ना। जब व्यापार बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे संबंध क्या होने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे। तो इसी पे मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी स्टोरीज बताता हूँ या कहानियां बताता हूँ कि कैसे संबंध अच्छे हुए। तो अच्छे संबंध से पहले, ट्रीटी से पहले मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा और विवाद जो था 1987 का। कब का? 1987, जब अरुणाचल प्रदेश है अपना, अरुणाचल प्रदेश को हमने क्या बना दिया, एक अलग स्टेट। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक अलग स्टेट का दर्जा मिल गया था, है ना। तो जैसे ही एक अलग स्टेट का दर्जा दिया हमने अरुणाचल प्रदेश को, तो चाइना को ना चिलमिले काटने लगे, यानी उसे दिक्कतें होने लगी। यार ये इस पे तो हमने कब्जा करना है, हमने कब्जा करना है। इन्होंने एक अलग स्टेट बना दिया जिससे कि अब अरुणाचल प्रदेश के लोग भी सेटिस्फाइड हो गए, है ना, किससे, भारत से। तो अब इसी चीज को लेकर क्या हुआ, 1986 में चीन ने क्या शुरू कर दी, युद्ध की तैयारी। क्या शुरू कर दी, युद्ध की तैयारी। तो इस युद्ध की तैयारी में चीन ने क्या किया कि चीनी सेना ने एलओसी क्रॉस कर, कौन सा एरिया, एलओसी को क्रॉस करके समुद्र रोम, चू घाटी में, कौन सी, चू घाटी, इस जगह पर क्या किया उन्होंने, अपना डेरा डालना शुरू कर दिया, है ना। यहाँ पर सेना भेज दी और अपने हेप्लीपैड्स भी बना लिए, है ना। तो जैसे ही ये सीन हुआ तो अब जवाब तो भारत भी देगा ना। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी अपने सैनिकों को वहां पर भेज दिया। जैसे ही भारत ने अपने सैनिकों को भेजा, अच्छा देखो नॉर्मल सी बात है कि दोनों ही देश लड़ना, युद्ध करने को एक खतरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। जब 1988 की बात चल रही है, ये भारत वो भारत नहीं है जो 1962 वाला था। उस टाइम पे तो हम भरोसा कर बैठे थे, है ना, कितना भरोसा करेंगे चाइना पर, है ना। तो कुछ आज शायराना मूड में हो जाए। तो अब एक बात बताता हूँ आपको छोटी सी, जैसे कि एक किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, वो क्या बोलेगा, मत खा मेरी जान इतनी झूठी कस्में, मत खा मेरी जान इतनी झूठी कस्में, साथ निभाने की फिक्र होती है कि जमाने से कस्में ना मर जाए। यानी भारत भी कुछ ऐसे ही बोलता है, हे चीन यार इतने झूठे वादे मत कर साथ निभाने के, इतनी कस्में मत खा, डर लगता है कि जमाने से कहीं कस्में ना मर जाए। समझ आई बात। तो इसी चीज पर अब भारत दोबारा भरोसा करने वाला नहीं था। भारत ने क्या किया, अपने सैनिक तैनात कर दिए। जब भारत ने अपने सैनिकों को तैनात किया, कहां पर, इस एरिया पर, चू घाटी पर, है ना। तो जैसे ही चू घाटी पर सैनिकों को तैनात किया, तो अब क्या हुआ कि विवाद थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हमारे उस टाइम के जो विदेश मंत्री थे, 1987 में विदेश मंत्री कौन थे उस टाइम पे, जो हमारे विदेश मंत्री थे, नाम था एन.डी. तिवारी। तो एन.डी. तिवारी को कहां भेजा, चीन यात्रा पर भेजा। जब इन्हें चीन यात्रा पर भेजा गया तो चीन यात्रा पर जाकर इन्होंने कुछ कार्यवाहियां की, जिससे कि अब 1988 में एक बेस बन गया, किसके जाने के लिए, हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। अब राजीव गांधी 1988 में दौरा करते हैं, कब, 1988 में दौरा कर रहे हैं। राजीव गांधी गए हुए हैं 1988 में चीन में, और यहाँ पे हमारे और चीन के जो सैनिक हैं वो आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। ये क्यों गए होंगे, बातचीत को बढ़ावा देने के लिए। क्यों, क्योंकि ये भी नेहरूवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। इनका भी मानना था कि हाँ
हमें बातचीत द्वारा चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, बातचीत द्वारा चीज़ों को सुलझाने के लिए मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध की तैयारी ना करें, है ना। इन्होंने युद्ध की भी पूरी तैयारी करके रख ली और उसके बाद बातचीत करने गए ताकि हमारी जमीन का 1% भी हिस्सा चीन हथिया ना सके। और इनका यही कुछ परिणाम हुआ। इस जो बातचीत हुई, बातचीत का कुछ यूं ही परिणाम हुआ। 1993 में हम सबको पता है कि एक राजीव गांधी जी की एक दुखद परिघटना के दौरान मौत हो गई थी, है ना। लोकसभा चुनावों के दौरान राजीव गांधी जी की डेथ हुई। लेकिन उन्होंने इस तरीके से, उनकी जो कोशिशें थी ना चीन से वार्ता करने की, उस कोशिशों का परिणाम बहुत प्यारा हुआ। उस कोशिशों का परिणाम क्या हुआ कि हमने इस युद्ध को जीत लिया। हमने इस युद्ध में क्या हासिल की? जीत। और ना ही इस एरिया से मतलब हमारी 1% भी जमीन गई और ना ही एक भी सैनिक हमारे शहीद हुए। यानी ये बहुत बड़ी जीत थी। किसके लिए? भारत के लिए। क्लियर। तो उसके बाद 1993 में, कब? 1993 में, यानी 1993 में एलओसी पर शांति स्थापना करने के लिए चीन और भारत में एक बहुत बड़ा समझौता भी हुआ। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छी बात समझ आ गई होगी भारत और चाइना के संबंधों के बीच। वो क्या थी? एलओसी पर जो हमारे बीच में यानी चाइना और भारत के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन बना और उस विवादों को सुलझाने की कोशिश की गई। अब जो सेकंड अच्छी बात हुई वो क्या हुई? 1999 की बताता हूं, जब भारतीय विदेश मंत्री, कौन? भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह गए कहां पर? चीन के दौरे पर। चीन के दौरे पर गए और वहां पर एक बात हुई। किस चीज पर? एक फैसला हुआ कि अब दोबारा से दोनों देश एक दूसरे को किसी चीज की, कोई प्रकार की धमकी नहीं देंगे, यानी धमकी भरी बातें अब नहीं करेंगे। तो अब ये जसवंत सिंह जी हमारे विदेश मंत्री थे, है ना। इनसे जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा है जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताता हूँ। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इनसे जुड़ा एक किस्सा बताऊंगा जो आपको बताएगा कि ये जो हमारे जसवंत सिंह थे कितने बढ़िया नेता थे, है ना। और इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया उस किस्से पर। तो देखो क्या हुआ कि ये बात है हमारी 24 दिसंबर 1999 की। कब? 24 दिसंबर 1999। ये एक दिन था जिस दिन हमारे जो इंडियन एयरलाइंस है, क्या? इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस के एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। अब जिन्होंने हाईजैक किया वो कौन थे? पाकिस्तान के आतंकवादी थे। कौन थे? आतंकवादी। अब उन आतंकवादियों ने हमारे इंडियन एयरलाइंस के एक जहाज को हाईजैक किया जिसमें 154 यात्री थे। कितने? 154, यानी 154 यात्री। काफी ज्यादा बड़ी संख्या में है, जान बहुत मायने रखती है 154 लोगों की, है ना। जब इन 154 लोगों को हाईजैक करके वो कहाँ ले गए? अफगानिस्तान के कंधार में। कहाँ ले गए? अफगानिस्तान के कंधार में। जब वो अफगानिस्तान के कंधार में इन्हें हाईजैक करके ले गए तो उधर तालिबानियों का राज था उस टाइम पे। और उधर पहुंचते ही उन्होंने शर्त रख दी, क्या? कि तुम सबके सब जितने भी मतलब हमारे आतंकवादी कैद हैं, एक तो हो गए मसूद अजहर, है ना, और उनके कुछ साथी, उन्हें छोड़ दो और ये 154 अपने इंडियन पैसेंजर्स को ले जाओ। अब इस चीज पर काफी ज्यादा वाद विवाद होने लगा। हमारे भारतीय राजनीति का एक बहुत गंदा रूप देखने को मिला। पहले तो सब जसवंत सिंह पे उंगली उठाते रहे कि तुम जल्दी से जल्दी जाओ, जल्दी से जल्दी इन्हें छोड़ो, किन्हें? जितने भी अफगानिस्तान के मसूद अजहर और आतंकवादी हैं इन्हें छोड़ो, है ना। लेकिन जब भारत की केंद्र सरकार ने फैसला लिया और उनकी मांग को मान लिया और जसवंत सिंह खुद उन्हें कंधार तक लेकर गए, तब उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि तुमने 154 लोगों के लिए मतलब एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा पैदा कर दिया, अपने भारत के लिए खतरा पैदा कर दिया, है ना। तो ये आप देख सकते हो ये कैसे पहले एक साइड चल रहा था कि हाँ उन्हें लेकर जाओ, सबको बचाओ, है ना। एक अच्छे विदेश मंत्री होने के नाते क्या इनकी बात बनती थी कि अपने भारतीयों की जान बचाई जाए। 154 लोग कम नहीं होते, 154 जानें कम नहीं होती, है ना। तो उन्हें बचाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। बाद में इसी कदम पर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये एक भारतीय राजनीति का काफी गंदा रूप देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, अच्छा संबंध। तो एक हमारे लिए ये बहुत बड़ी घटना थी जिस घटना में हमें उनके आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। किसके लिए? अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने भारतीयों को बचाने के लिए। उन्होंने इसी शर्त पर हमारे भारतीयों को भी छोड़ दिया और हमने उनके साथियों को
छोड़ो। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो एक स्टेप उठाया गया जो हमारे संबंधों के लिए अच्छा साबित हुआ, वो 2002 में हुआ। कब? 2002 में, जब चीनी नेता झू रोंगजी, ऐसे ऐसे तो नाम रखते हैं इन्होंने, पता नहीं कहाँ से ठेका लिया ये नाम रखने का। तो झू रोंगजी भारत आए, ठीक है। और 2003 में हमारे बड़े ही एक खास नेता जो ईमानदारी की मूरत माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन गए। जब इन दोनों के मतलब द्विपक्षीय यात्राएं हुई, एक बार वहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, एक बार हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, है ना। जब इन दोनों की यात्राएं एक दूसरे के देश में हुई तो संबंधों का एक नया चरण सामने आया और बॉर्डर विवाद पर हस्ताक्षर हुए। यानी अब हम बॉर्डर पर विवाद को नहीं करेंगे। लेकिन चाइना कहाँ सुधरने वाला है ना। मैंने अभी पीछे भी बताया ना, चाइना एक ऐसा इंसान है जो कस्में तोड़ तोड़ के कस्मों को मार देगा इस दुनिया से, लेकिन वो नहीं सुधरेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच इनमें समझौता हुआ किस चीज़ को? बॉर्डर विवाद को लेकर, है ना। और एक और घटना यहीं से सामने आई, वो घटना क्या थी हमारी? वो घटना थी हमारी एक और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ। वो हुआ चीन के प्रेसिडेंट नाम क्या था इनका? जियांग जेमिन। क्या नाम था? जियांग जेमिन और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में ही हुई थी ये भी। वाजपेयी, अब ये बात क्या थी, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। ये दो नेताओं के बीच में हुई एक मुलाकात है और इस मुलाकात में क्या किया गया? भारत ने हिस्सा मान लिया परोक्ष रूप से। एक शब्द याद रखना, परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से मतलब क्या है? जो अब मतलब उपस्थित नहीं है। तो परोक्ष रूप से भारत ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा था एक टाइम पे, है ना। तो इस चीज पर मान लिया भारत ने, है ना। और चीन भी एक चीज को लेकर मान गया, यानी जियांग जेमिन मान गए एक चीज को लेकर कि अब भारत के साथ व्यापार सिक्किम के सहारे होगा। यानी सिक्किम के रास्ते के सहारे भारत और चीन का व्यापार होगा, जिससे साफ पता लगता है कि चीन भी मान गया कि सिक्किम अब भारत का हिस्सा बन गया। तो ये भी एक विवादों के बीच में अच्छे संबंध बनाने में काफी कारगर सिद्ध हुआ, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। किसकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी पढ़े लिखे इंसान है ना। और हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये भी 10 साल तक। तो 2008 की बात मैं बताता हूँ। कब की? 2008। मनमोहन सिंह जी ने चीन की यात्रा की, है ना। इससे संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो गए और इसमें एक घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। वो घोषणा क्या थी हमारी? 21वीं सदी पर साझा दृष्टिकोण। 21वीं सदी पर साझा दृष्टिकोण, यानी जो 21वीं सदी है इसमें हम एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये साइन मनमोहन सिंह जब गए चाइना तब हुए थे। क्लियर? तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जो काफी लोकप्रिय रहे हैं, है ना। इनकी छवि अपने देश में तो छोड़ो विदेशों तक बहुत प्यारी रही है ना। तो 56 इंच का सीना, है ना। चाइना हमेशा ही डरा है, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, मोदी जी की कूटनीति के सामने वो वैसे ही नतमस्तक होते हैं, है ना। तो अब हम मोदी जी की बात करते हैं। तो 2014 से संबंधों की बात करते हैं। 2014 में क्या हुआ? चीन के राष्ट्रपति को मोदी जी ने आमंत्रण दिया और चीन के राष्ट्रपति हमारे भारत में आए। अच्छा, आपको पता है मोदी जी चालाक बहुत है ना। उनका काफ़ी अच्छा स्वागत किया। तो जब वो चीन, ये कदम देखा गया, एक नई सरकार का कदम देखा गया चीन से संबंध सुधारने के लिए, है ना। तो इसमें फैसले हुए। एक तो कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता खोला गया, है ना। कैलाश मानसरोवर के लिए न्यू रास्ता मिल गया। और रेलवे में सहयोग पर बात हुई। रेलवे में सहयोग को लेकर बात हुई।
और एक और फैसला हुआ अन्य 12 समझौते हुए, अन्य 12 समझौते भी इस यात्रा के दौरान हुए। यानी ये चीन और भारत के संबंधों के दृष्टिकोण से पॉजिटिविटी के रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा साबित हुई। किसकी? चीन के राष्ट्रपति की। कहाँ आए थे? भारत, है ना। और आमंत्रित किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो उसके बाद नेक्स्ट यात्रा जो हुई वो 2015, पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारे मोदी जी चीन गए। कहाँ गए? चीन की यात्रा उन्होंने की, ठीक है। 2015 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर, मतलब 2014 में बन गए थे, लेकिन जो पहली यात्रा थी वो कब की? 2015 में। उन्होंने चीन का दौरा किया और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 26 समझौते किए। कितने? द्विपक्षीय व्यापार का मतलब क्या है? दोनों पक्षों की ओर से व्यापार, है ना। 26 समझौते काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो 26 समझौते मोदी जी ने किए। ये पॉइंट क्लियर। यानी दो चीज़ें हो गई जो मोदी जी की साइड से आ गई, इंडिया और चाइना के सहयोग के लिए। और जो तीसरी चीज़ हुई वो हुई अप्रैल 2018। कब? अप्रैल 2018। तो अप्रैल 2018 में वुहान, जब वुहान का शिखर सम्मेलन हुआ, क्या हुआ? वुहान में शिखर सम्मेलन। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान चाइना और भारत में एक समझौता हुआ। वो समझौता क्या था कि जो भी विश्व स्तरीय मुद्दे होंगे ना, जो भी इंटरनेशनल लेवल की बातें होंगी, उस पर एक तरीके की यानी एक जैसी साझी नीति भारत और चीन दोनों ही अपनाएंगे। तो ये अच्छे संबंध थे किसके साथ? चाइना के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको चाइना और भारत के रिलेशन वाला क्वेश्चन या बात करूँ चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल पेपर में छोड़कर नहीं आओगे। और हाँ, इसके जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है एक और प्यारा पड़ोसी है हमारा पाकिस्तान, है ना। तो इससे अगली वीडियो होगी पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे कैसे रहे। पता ही है बुरे रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी ढूंढनी है हमें, है ना। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। जितना ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ोगे उतनी जल्दी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें। हाँ, अगर कोई आपको लगता है कि कोई और भी वाद विवाद रहे हैं या कोई और भी ऐसी चीज़ें रही हैं जो अच्छे संबंधों को इंडिकेट करती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।